क्या महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक की कुर्सी जाने वाली है? यह सवाल उठा है मुंबई की अदालत की उस टिप्पणी के बाद जिसमें कोर्ट ने कहा है कि नवाब मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस चलाने के प्राइमा फेसाई सबूत मौजूद हैं। दाऊद इब्राहिम यानी डी कंपनी से जुड़े लोगों से जमीन खरीदने के मामले में नवाब मलिक इस साल फरवरी से जेल में है। जमानत की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और अब कोर्ट ने कह दिया है कि उनके खिलाफ केस चलाने के सबूत हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर जेल जाने की वजह से अनिल देशमुख की कुर्सी गई तो नवाब मलिक का नंबर कब आएगा? महाराष्ट्र सरकार के मंत्री पर कोर्ट का सीरियस कमेंट। बीजेपी बोली उद्धव के मंत्रिमंडल में दाऊद का एजेंट। मुझे तो अभी डाउट यह आ रहा है कि दाऊद का एजेंट तो उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में है। कौड़ियों के भाव खरीदी करोड़ों रुपए की जमीन। अब लंबे वक्त के लिए नपने वाले हैं नवाब मलिक। मनी लॉन्ड्रिंग और डी कंपनी से कनेक्शन के केस में 4 महीनों से सलाखों में कैद नवाब मलिक को लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ सकता है। गोवा वाले कंपाउंड का मालिक बनना नवाब मलिक को बहुत महंगा पड़ने वाला है। जो आरोप अब तक बीजेपी लगा रही थी, उस आरोप पर एक तरह से मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। नवाब मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश के केस की सुनवाई कर रही स्पेशल कोर्ट के जज राहुल एन रोकड़े ने कहा है, नवाब मलिक ने डी कंपनी के सदस्यों जैसे कि हसीन पारकर, सलीम पटेल और सरदार शाह वली खान के साथ मिलकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की और मुनीरा प्लम्बर की प्रॉपर्टी को हड़पने की साजिश रची। प्राइमा फेसी इस बात के भी सबूत है कि आरोपी सोच समझकर मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में डायरेक्ट शामिल है, इसीलिए वो पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत आरोपी है। ये पूरा इलाका मुनीरा प्लम्बर नाम की एक महिला का था और उस महिला से गैरकानूनी तरीके से ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा कंपाउंड जो है वो हथियाया गया है। ईडी ने अपने चार्जशीट में, अपने आरोप पत्र में कहा है कि मुनीरा प्लम्बर को भरमाकर उन्हें गलत जानकारी देकर दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का ड्राइवर सलीम पटेल ने अपने नाम पर पावर ऑफ अटर्नी बनाई और बाद में उसी पावर ऑफ अटर्नी के नाम पर कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी दस्तावेज जो है वो बनाए गए और बाद में इस ज़मीन को, इस कंपाउंड को नवाब मलिक ने सलीम पटेल से खरीद लिया। साथ में इसमें 93 बम धमाके का आरोपी शाह वली खान का भी नाम सामने आया, जिसकी भी कुछ जमीन यहाँ पर इस कंपाउंड में थी। बताया जाता है कि उसने मदद की थी इस जमीन को हथियाने में। यही वजह है कि थोड़ा सा हिस्सा उसे भी दिया गया था और उससे वापस खरीदने के एवज में नवाब मलिक ने उसे भी 5 लाख रुपए दिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने अपनी चार्जशीट में नवाब मलिक के डी गैंग से कनेक्शन के सबूत डिटेल में दिए हैं। दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह पारकर के बयानों का जिक्र भी इस चार्जशीट में है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि नवाब मलिक, उनके भाई असलम मलिक, दाऊद इब्राहिम के बहन हसीना पारकर और 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी सरदार खान के बीच गोवा वाला कॉम्प्लेक्स को लेकर कई दौर की मीटिंग हुई थी। ईडी की चार्जशीट में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर और हसीना पारकर के बेटे अली शाह पारकर समेत 17 गवाहों के बयान शामिल हैं। अपने बयान में अली शाह ने यह माना कि उनकी मां यानी हसीना पारकर साल 2014 तक अपने भाई दाऊद इब्राहिम के संपर्क में थी। दाऊद के साथ उसका पैसों का लेन देन होता था। 2014 में ही हसीना पारकर की मौत हुई थी, यानी अपने आखिरी दिनों तक हसीना पारकर अपने भाई दाऊद के साथ मिलकर काम कर रही थी और हसीना पारकर के साथ नवाब मलिक ने कुर्ला वाली जमीन का सौदा 2003 से 2005 के बीच किया। अली शाह पारकर ने अपने बयान में नवाब मलिक और अपनी मां के बीच हुए इस डील का भी जिक्र किया है। लेकिन नवाब मलिक के वकील अब भी कह रहे हैं कि उनके मुवक्किल ने जो डील की उसका डी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। अब जब कंप्लेंट हमारे पास आई है और नेचर ऑफ एलिगेशंस अगर आप देखें तो जो रिमांड में थे
और जो अभी कंप्लेंट में आए जो दिखने को आ रहे उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अर्लियर जो ईडी का एलिगेशन था रिगार्डिंग क्वांटम ऑफ 300 करोड़ वो अभी कम हो गया है। सेल प्रोसीड्स ऑफ जो अपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसके बारे में उन लोग बात करें दैट इज़ ऑफिशियल रेंट जो हमारे इनकम टैक्स में रिफ्लेक्ट हुआ है। तो हाउ कैन यू कॉल इट मनी लॉन्ड्रिंग मनी एंड दैट वी हैव रिसीव्ड। सो वो हिसाब से जो एलिगेशंस इनिशियली जो अवर्मेंट्स थे रिमांड में हमारे खिलाफ और जो कंप्लेंट में आए हैं ये इटसेल्फ दे आर कॉन्ट्रडिक्टरी एंड वी विल पॉइंट आउट टू द कोर्ट अभी जब हमारे पास पूरा एविडेंस आया है टू शो दैट जो मुनीरा के जो एलिगेशंस है वो भी गलत है और वी हैव इनफ मटेरियल विद अस टू शो हिज इनोसेंस। ईडी की चार्जशीट में नवाब मलिक, सरदार खान और नवाब मलिक के परिवार से जुड़ी 2 कंपनियां सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने कहा है कि हसीना पारकर ने टेरर फंडिंग के लिए गोवा वाला कॉम्प्लेक्स समेत कई दूसरी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया। नवाब मलिक के डी कंपनी से कनेक्शन का खुलासा सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने किया था और अब नवाब मलिक के खिलाफ कोर्ट की टिप्पणी के बाद देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के बहाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाए हैं। फडणवीस ने कहा है कि नवाब मलिक के डी गैंग से कनेक्शन की बात चार्जशीट में शामिल हो चुकी है। इसके बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त ना करना यह साबित करता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से नवाब मलिक को बचाने की कोशिश हो रही है। जो सारी चीजें आरोप पत्र में सामने आ रही है उसमें बहुत ही भयानक इस प्रकार के खुलासे हो रहे हैं और डी गैंग के साथ श्रीमान नवाब मलिक इनके सारे संबंध इस आरोप पत्र में उजागर हो रहे हैं। बावजूद इसके सरकार उनको बचाना चाहती है। अभी भी वो मंत्रिमंडल में मंत्री है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ऐसे मंत्री के साथ काम करना चाहते हैं जो मंत्री दाऊद से संबंधित है। फडणवीस की इस बात में तो दम है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नवाब मलिक के मामले में कई कड़े सवालों के जवाब देने हैं। नवाब मलिक के खिलाफ गोवा वाला कंपाउंड के मामले में जब पहली बार सबूत सामने लाए गए तभी ये साफ हो गया कि इस केस में नवाब मलिक का बचना मुश्किल है। 3 एकड़ की ये जमीन मोनिका प्लम्बर नाम की महिला की थी। नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक पहले इसी प्रॉपर्टी पर टेनेंट यानी किराएदार थे। इस लिहाज से उन्हें पता चला कि इस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए किससे कांटेक्ट करना होगा और फराज मलिक ने उन्हीं 3 कैरेक्टर से कांटेक्ट किया और इन 3 कैरेक्टर में पहला किरदार थी हसीना पारकर, दाऊद इब्राहिम की बहन। दूसरा किरदार था मोहम्मद सलीम पटेल का जो डी गैंग का सदस्य था और हसीना पारकर का ड्राइवर और बॉडीगार्ड था। तीसरा किरदार था सरदार शाह वली खान जो पहले इस प्रॉपर्टी का वॉचमैन था और इस वक्त 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी के तौर पर औरंगाबाद की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। मुनीरा प्लम्बर ने सरदार खान के भाई रहमान खान को इस जमीन पर बने घर, दुकानों और गोडाउन का किराया वसूलने के लिए रखा था। नवाब मलिक द्वारा इस जमीन पर कब्जे की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने जनरल स्टोर के लिए यहां पर एक दुकान ली, लेकिन मुंबई में आई बाढ़ के बाद ये किराना स्टोर बंद हो गया, जिसके बाद नवाब मलिक ने इस दुकान को अपने भाई असलम मलिक के नाम कर दिया। लेकिन इसी बीच नवाब मलिक, हसीना पारकर, सरदार वली शाह और सलीम के बीच लगातार बैठकें होती रही और आपराधिक साजिश रची जाती रही और इसी साजिश के तहत मुनीरा प्लम्बर को यह बताया गया कि उसकी जगह को सलीम पटेल खाली करवा देगा और इसलिए सलीम पटेल के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी बना दी गई और बाद में इसी पावर ऑफ अटॉर्नी के बूते सलीम पटेल ने वो जगह नवाब मलिक को बेच दी। जिस जमीन को लेकर यह सारा विवाद हो रहा है वो कुर्ला में है। साइज है करीब 1,23,000 स्क्वायर फीट यानी करीब 3 एकड़ जमीन। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि नवाब मलिक के परिवार ने यह जमीन करीब 30 लाख रुपए में खरीद ली और उस पर भी पेमेंट सिर्फ 20 लाख रुपए का किया। 2003 से 2005 के बीच ये सौदा हुआ। कोई भी ये अंदाजा लगा सकता है कि आज से 17-18 साल पहले मुंबई में 3 एकड़ जमीन ऐसे कौड़ियों के भाव में नहीं मिलेगी। देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक सौदा सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ। सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट कंपनी नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक की कंपनी है और डील में दस्तखत भी फराज मलिक के हैं। सौदे में सलीम खान को 15 लाख और सरदार खान को 5 लाख रुपए मिले।
ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। और ये जो अंडरवर्ल्ड के लोगों से खरीदी गई लैंड कुल 3 एकड़ एलबीएस रोड पर जमीन खरीदी गई 30 लाख रुपए में, 30 लाख, और उसमें से भी पेमेंट हुआ है 20 लाख रुपए का। सलीम पटेल इनके अकाउंट में ये 15 लाख रुपए गए। और रिसिप्ट में आप देखेंगे तो मोहम्मद सलीम पटेल की पूरी 15 लाख की रिसिप्ट है, और सरदार शाहवली इनकी 5 लाख की, और 5 लाख बाद में दिए जाएंगे लिखा हुआ है। इस डील की जो रजिस्ट्री हुई उसमें 20 लाख रुपए के पेमेंट का ही जिक्र है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने इसकी बात की। लेकिन ईडी ने अपनी जांच के बाद कोर्ट में जो चार्जशीट फाइल की है उसमें दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर को भी 55 लाख रुपए देने का जिक्र है। इन 55 लाख रुपयों का और हसीना पारकर का रजिस्ट्री में कोई जिक्र नहीं है। अब सवाल यह है कि हसीना पारकर को दिए गए पैसों का जिक्र रजिस्ट्री में क्यों नहीं किया गया? तो इसका जवाब है कि नवाब मलिक को भी इस बात का पता था कि अगर हसीना पारकर का जिक्र किया गया तो डी कंपनी से कनेक्शन का आरोप लगेगा। लेकिन ईडी ने अपनी चार्जशीट में इसका खुलासा कर दिया। ईडी ने यह भी कहा है कि नवाब मलिक, उनके भाई और हसीना पारकर के बीच में कई मीटिंग्स हुई। इसमें साह अली खान भी उस मीटिंग में, कई मीटिंग्स में शामिल हुआ। हालांकि साह अली खान उम्र कैद की सजा काट रहा था, उसके बावजूद जब उसे पेरोल मिलता था तब वो इस मीटिंग में शामिल होता था। यही वजह है कि ईडी का कहना है कि इस पूरे कंपाउंड को हथियाने के लिए नवाब मलिक ने सीधे सीधे डी कंपनी के लोगों के साथ मिलकर ये साजिश रची है। अदालत का कहना है कि प्रथम दृष्टया यानी कि प्राइमा फेसाई ये आरोप जो है वो सही लगता है। यही वजह है कि इस केस को आगे चलाया जाना चाहिए। मुनीरा प्लम्बर जो इस पूरे कंपाउंड की मालकिन थी, उन्हें इस सौदे में एक भी पैसा नहीं मिला था। हालांकि हसीना पारकर ने इस सौदे में 55 लाख कमाए, सलीम पटेल को भी 15 लाख दिए गए, 5 लाख रुपए साह अली खान को भी दिए गए। लेकिन मुनीरा प्लम्बर जिनका ये पूरा कंपाउंड था, उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला। लेकिन नवाब मलिक के वकील कह रहे हैं कि उनके मुवक्किल पर राजनीतिक बदले की भावना से काम किया जा रहा है और डी कंपनी से कनेक्शन का आरोप भी इसी सिलसिले की एक और कड़ी है। दाऊद इब्राहिम से सीधा दाऊद इब्राहिम और उनके गुर्गों से, उनके जानने वाले डी कंपनी से सीधा संबंध रखने, उनके साथ मिलकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचने का आरोप है। तो दाऊद से संबंध रखने का आरोप सीधे नवाब मलिक पर लगा है, आपके मुवक्किल पर लगा है। झूठ है भाई, व्हाट डू आई से टू दैट? इतने सालों बाद इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ये मालूम पड़ा कि ही इज कनेक्टेड विद दाऊद इब्राहिम। ये बात कैन एनीबडी बिलीव दैट? यू सी, दिस इज, आई मीन, दिस अ डिफरेंट, दिस एंटायर मैटर इज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल rivalry that is going on, and there is absolutely no connection between Dawood and my client. डी कंपनी से कनेक्शन की बात को भले ही नवाब मलिक खारिज कर रहे हो, लेकिन इस बात से तो नवाब मलिक और उनके बेटे फराज मलिक भी इनकार नहीं कर सकते कि इस सौदे में सरदार शाह वली खान भी शामिल है। वही सरदार खान जो मुंबई ब्लास्ट केस में शामिल था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक को सरदार शाह वली खान के बारे में मालूम था। 1993 ब्लास्ट में उसके शामिल होने की बात पता थी। आपने सलीम पटेल से ये जो खरीदा, उस वक्त आपको मालूम था कि सलीम पटेल हसीना पारकर के लिए काम करता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। मुझे ये पता था कि सलीम पटेल ये लैंड ओनर है ये जगह का, बस मुझे इतना ही पता था। और सरदार का उसमें क्या रोल था उस वक्त? सरदार भी इसके अंदर, सरदार के पास में इसका कोई पावर ऑफ अटर्नी नहीं था। सरदार वॉज हैविंग दैट सर्टन परसेंटेज ऑफ लैंड। ये जो सरदार हैं, ये 93 ब्लास्ट के आरोपी हैं, ये आपको मालूम था? हाँ, वो 92 के ब्लास्ट के अंदर उनके ऊपर जो ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद में जो सरकारी गवाह थे वो सरदार जी थे, और वो यहाँ सबको पता ही है, सबको पता था। और फराज मलिक कह रहे हैं कि उन्हें सरदार मलिक के मुंबई ब्लास्ट केस में शामिल होने, उसे दोषी ठहराए जाने की जानकारी थी। लेकिन नवाब मलिक कह रहे हैं कि ब्लास्ट के किसी दोषी से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। नवाब मलिक के किसी अंडरवर्ल्ड के लोगों से रिश्ते रहे ना। नवाब मलिक ने कभी बम ब्लास्ट के लोगों से कोई संपत्ति खरीदी। हाँ, वॉचमैन ने अपना नाम उस पर चढ़ा लिया था। उस वॉचमैन से नाम निकालने के लिए उन्हें पैसे देने का काम किया, ये सच्चाई है।
नवाब मलिक के ऐसे ही बयानों ने उनकी पार्टी एनसीपी को मुश्किल में डाल दिया है। यही वजह है कि एनसीपी का कोई नेता आज उनके बारे में बात करने को तैयार नहीं हुआ। जब हमारे संवाददाताओं ने कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं से पूछा कि कोर्ट में कल के आदेश के बाद भी क्या नवाब मलिक को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, तो उन्होंने भी नवाब मलिक के बचाव में कुछ नहीं कहा। बस इतना ही बोले कि इस बारे में फैसला करने का अधिकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और दूसरे बड़े नेताओं का है। साफ है, आने वाले दिन नवाब मलिक के लिए बहुत मुश्किल साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि जेल जाने पर एनसीपी के एक मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी पहले ही जा चुकी है। देखना है नवाब मलिक का नंबर कब आता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।